बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल इश्क दीबाजी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 49वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। इतने लोगों का जमकटा देखकर आते जाते डॉक्टर्स और नर्स उन्हें अस्पताल के रूल्स समझा रहे थे, लेकिन सब अनसुनी किए पल पल गिन रहे थे। पापा, अब तो डॉक्टर की दिए हुए टाइम की मुद्दत भी गुजर गई है। वीरे नहीं उठा। वीरों को कहीं उठकर फिर से भाग भाग के हवेली के अमूर अंजाम दे। ऐसे ना करे हमारे साथ। मेरा इतना प्यारा वीरा है, वो तो उसे उठने को कहिए पापा, मेरी बस हो गई है। जरी चौधरी अस्पन से लगी सिसक रही थी। जुमर्द बेगम सूखे होंठों से मसल्ले पर बैठी हुई थी तो सभी के लब दुआया अंदाज में हिल रहे थे। शाल दीवार से लगी आंसू बहा रही थी। ऐसे में डॉक्टर कहीं से बरामद हुआ था। सब उसकी तरफ लपके थे। वो सबके बढ़ते कदम ज़मीन में जम गए थे। सॉरी, ही इज़ नो मोर। सम्मान। शाल की आंखों तले अंधेरा छा गया था। शिट। शाल आंखों में छाए अंधेरे के बायस गिरने लगी थी जब निदा ने उसे लपक के थाम लिया। मुबारक हो इशाल। धुंधलाई आंखों से वे शदीद ताज्जुब के आलम में निदा को देख रही थी। सम्मान मर गया और आप मुझे मुबारकबाद दे रही हैं निदा? आप भी बेयकीनी सी बेयकीनी थी। अल्लाह ना करे कैसी बदफाले निकाल रही हो। मरे सम्मान के दुश्मन। यमुना जल्दी से आई थी। उसकी बात सुनते ही बेसाख्ता क्या ही उठी। डॉक्टर ने कहा ना। इशाल बदहवास होकर एक एक की शक्ल देख रही थी। फिर आउट ऑफ डेंजर है इशाल। जरिश एकदम आके उससे लिपट गई थी। लेकिन मैंने तो सुना। वो बेयकीन सी थी। दिमाग चल गया है तुम्हारा। सामान की हालत खतरे से बाहर है। इंशाल्लाह उसे जल्द होश आ जाएगा। डॉक्टर यहीं कह कर गए हैं। निदा एक लफ्ज़ जमा के कह रही थी। शाज़मा, माहम और शनाया भी उसके करीब आ गई थी। फरियाल, फ़ायज़ा और दिया के गले लगी। जुमर्द बेगम का हाथ थामे नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। शुक्र है मेरे मालिक। असफंद ऊपर की तरफ देखते आंसू साफ कर रहे थे। फिरोज़ और बख्त भी शुक्रगुजारी के कलमात अदा कर रहे थे। तो शाज़िब शमून के असाब भी पुरसुकून महसूस हो रहे थे। उन सब पे एक ताहिराना निगाह डालकर वो हकीकत की दुनिया में आ गई थी कि जो कुछ उसकी इमेजिनेशन ने देखा वो गलत था। हकीकत तो यही थी कि सम्मान अफंदी जिंदा था। अल्लाह तेरा शुक्र। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई थी। जरिश के साथ सभी उससे लिपट गए थे सिवाय शनाया कि वो महवियत से उस समान हफंदी के लिए उसकी तड़प देख रही थी। उसकी ज़िंदगी की उससे भी खुशी हुई थी। जागती आंखों से उसने जो दरिंदगी देखी थी। इसके बाद सम्मान और इशाल का बच जाना ही किसी मुआवजे से कम नहीं था। और अब इशाल का तड़प के रोना उसका अपना दिल गुदाज कर रहा था। साफ जाहिर था दोनों में कितनी मोहब्बत थी। उसे बचाने को सम्मान जिस तरह उसे पीछे कर रहा था वो भी उसकी नज़र में था। लंबी सांस भर के उसने नज़र फेरी थी। उसकी नज़र गैर इरादी तौर पे शाज़िब शमून की तरफ उठ गई थी और उसका हलक तक कड़वा हो गया था। नरमीन का रो रो के बुरा हाल था। सहबा उलझी हुई सी उसे चुप करवाने में लगी हुई थी। जहांगीर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उनका पारा मज़ीद चढ़ रहा था। मैंने कहा था ना मोम, जल्दी करे वरना वो इशाल जीत जाएगी। लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। बस तारीख लेते रहे। ईशान की बारी में कैसे झटपट हो गया सब। मेरी बारी में कुछ ना हो सका। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आप दोनों को। नरमीन रोती हुई चली गई थी। नरमीन सुनो बेटा। सहबा पुकार के रह गई थी लेकिन नरमीन जा चुकी थी। ये चल क्या रहा है जहांगीर के दिमाग में? सामान और इशाल पे गोली चला दी। और ये मावरा कौन है? ये लड़की कैसे जानते हैं जहांगीर इसे जो रातों रात उसे बहू बना लाए? ये कौन सी गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही? सहबा सर पकड़ गई थी। इसका जवाब तो वो लड़की ही दे सकती है। कुछ ठान कर वो अपनी जगह से उठी थी। तेवर खतरनाक थे। हाउ कैन डैड डू दैट? ईशान अलग सर दोनों हाथों में थामे बैठा था। सोच सोच के दिमाग फटने लगा था। उसने शाज़िब शमून को एक नहीं कहीं बार कॉल करने की कोशिश की थी। वो उससे तफसीली बात करना चाहता था लेकिन अपनी भड़ास निकालने के बाद उसने दोबारा कॉल पिक करने की जहमत नहीं की थी। माबरा याहिया खामोशी से उसकी हालत देख रही थी। आज से पहले वो हवेली और उसके लोगों के बारे में नहीं जानती थी। कभी किसी से नहीं मिली थी। लेकिन मुनज़्ज़ा की डायरी पढ़ लेने के बाद से उसके लिए सब कुछ समझ लेना मुश्किल नहीं रहा था। मुनज़्ज़ा ने बरसों पहले चौधरी जहांगीर के दिल में हवेली वालों के लिए जो नफ़रत का बीज बोया था आज वो बीज पूरी तरह फल दे गया था। सगी बेटी और भतीजे पे गोलियां चलाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करके उन्होंने साबित कर दिया था वो आज भी मुनज़्ज़ा के हिप्नोटिज्म में जी रहे थे। मावरा को ये सब बेहद अजीब लग रहा था। अभी वो अपनी ज़िंदगी में अचानक आने वाली तब्दीली को ही लेकर कुछ सोचने के काबिल नहीं हुई थी कि मुनज़्ज़ा का माजी उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो बेहद सरासमगी का शिकार हो गई थी। शाज़िब शमून कौन था वो नहीं जानती थी लेकिन वो उसे जानता था। वो जानता था कि वो हवेली की काबिल नफरीन औरत की बेटी थी और वो उन सब से मिलने से पहले ही उन सब के लिए काबिल नफरीन ठहरा दी गई थी। ईशान जहाँ के जहन में भी शाज़िब शमून का जुमला गूंजा तो वो एकदम से सर उठाकर उसे देखने लगा। मुनज़्ज़ा आंटी का क्या रिश्ता है हवेली से? तुम जानती हो?
मावरा याहिया उसी एक लम्हे के आने से डर रही थी और वो लम्हा आ गया था। कौन है ईशान जहाँ ये लड़की? क्या रिश्ता इसकी माँ का हवेली वालों से? अभी वो कोई जवाब दे नहीं सकी थी कि सहबा दनदनाती हुई उसके सर पे पहुँच गई थी। इजी मम्मा। माँ को हाइपर देख के वो तेज़ी से खड़ा हुआ था। मावरा के चेहरे पर एकदम से सरासमगी फैल गई थी जो उससे छुपी न रह सकी। इजी, तुम बाप बेटा क्या करते रहे हो? देख लिया इसका अंजाम। जहांगीर गए थे तुम्हारी शादी की बात सबको बताने और हवेली में अपनों का कत्ल कराए। बरहम होके कत्ल की बजाय इशाल और समहान का निकाह है। डैड नरमीन के लिए समहान को सोचे बैठे थे। नरमीन और आपने उन पर बराबर प्रेशर बनाए रखा और अब जब ये सब हो गया है तो आप। मैं इस बहस में कतई नहीं पढ़ना चाहता कि डैड ने ये सब क्यों और किसके लिए किया। जिस किसी की भी मोहब्बत में मुब्तला होके किया हो, लेकिन बहुत गलत किया उन्होंने। उन्हें आने दे तब भी कोई बात हो सकती है। रसानिया से जब्त करते गोया था। हाँ उन्हें आने दो, लेकिन इससे पहले मुझे इस लड़की से जानना है कि इसका माजी क्या है। कहाँ से आई हैं ये माँ बेटियाँ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहांगीर ने रातों रात इसे हमारे सर मुंड दिया? है कौन ये? क्या रिश्ता है इसका जहांगीर से? क्यों इसकी माँ हवेली की काबिल नफरीन औरत है? सहबा को अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था। उनके अंदाज पे मावरा मजीद हरासा हो गई थी। टेक इट इजी मॉम, डैड आएंगे तो ही कोई बात होगी। आप जाइए अभी अपने कमरे में। ये लड़की अब मेरी बीवी है। बेहतर होगा आप इसके साथ इस किस्म का अंदाज ना रखें। दो टोक लहजे में कहकर वो उन्हें कमरे से बाहर का रास्ता दिखा गया था। सहबा खा जाने वाली नज़रों से मावरा को देख रही थी। वो चिपकी बैठी हुई थी। प्लीज़ मॉम, बाद में बात करते हैं। वो उस वक्त उन्हें मावरा के सामने से हटाने की कोशिश कर रहा था। सहबा नखवत भरी नज़र डाल के पलट गई थी। मॉम के रवैये की माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली टेंशन वाली सिचुएशन है। तो उसके घबराए अंदाज को देखते हुए सफाई दे रहा था। इट इज़ ओके, वो पी के चेहरे के साथ कहते रुख मोड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी जब हकीकत जहांगीर समेत सब पर खुलेगी तो वो क्या करेगी, उसका ठिकाना क्या होगा। समहान होश में आ गया है दाजान। चौधरी अशमत की कोई कॉल नहीं आई थी, लेकिन समहान की ज़िंदगी की नवीद मिलते ही उसने सबसे पहले उन्हें ही कॉल करके खुशखबरी सुनाई थी। फ़ोन रिसीव करके उन्होंने सिर्फ हनकारा भरा था। समहान की ज़िंदगी की नवीद मिलने पर भी कुछ कहने की बजाय हनकारा भर के फ़ोन बंद कर गए थे। शाजी शमून को सख्त ताज्जुब हुआ था। उसने खुद हनकारा ना सुना होता तो उसे शक होता कि शायद उन्होंने उसकी बात सुनी ही नहीं है। समहान को ज़िंदगी मिलने की खबर सुन के इतना ठुस अंदाज, वो अजीब सी सोच में घिर गया था। वो डॉक्टर मिलने की नवीद दे रहा था। उसका ध्यान उस तरफ था। आप में से इशाल कौन है? पेशेंट सबसे पहले उससे मिलने की ख्वाहिश कर रहा है। बेहोशी में भी यही एक नाम कई बार लिया है उसने, डॉक्टर कह रहा था और इशाल नम आंखों के साथ सुन रही थी। दिल कहीं सजदा रेज था तो धड़कने मधम। जाओ उसके पास, फिक्रमंद होगा तुम्हारे लिए। फरियाद तेज़ी से उसके पास आकर उसे दरवाजे की तरफ धकेल गई थी। सबके सीने से सुकून की सांस खारिज हुई थी। दिल को मजबूत किया वो धीरे से दाखिल हुई थी। वो सामने ही तो मशीनों और ड्रिप के ज़ेरे असर नजर आया था। नज़रें दरवाजे पर ही टंगी हुई थी और इशाल को दाखिल होते देख के ही उसकी बेकरार नज़रों को करार मिलने लगा था। यहाँ आओ। अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाते वो बेसाख्ता पुकार उठा था। उसके बुलावे पर वो तेज़ी से उसकी ओर बढ़ी थी। उसके फैले हाथ पर अपना हाथ रखते उसकी नज़रें उसके बाएं शोल्डर और पट्टियों में जकड़े सीनों को देखकर मतविश होने लगी। ठीक हो? फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ये सब। उसकी अज़ियत महसूस करके वो फिक्रमंदी से पट्टी को छू के रह गई थी। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। उसका बाजू नरमी से थाम गया था। इतना कुछ होने के बाद भी कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? सब मेरी वजह से हुआ। इसी वक्त के खौफ से रोकते थे ना मुझे, और मैं पागल तुम्हारी जान पे बना गई। रोहान सी होकर रो पड़ी थी। पागल हो, अब रोने की क्या ज़रूरत है? देखो अभी इस काबिल नहीं हूँ कि उठ के तुम्हें चुप करा सकूँ। खुद ही चुप हो जाओ। सुन रही हो? उसके बाजू को हल्का सा झटका दिया था। गलती से वहीं ज़ख्मी बाजू था। शाल की हल्की सी सिसकी निकल गई। क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो तशवीश से उसके छानों को देख रहा था जो चादर में छुपा हुआ था। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। उसे मुतमईन करने को वो मुस्कुराने लगी थी। सच बताओ, तुम पर भी गोली चलाई गई? लहजा सर्द हो चला था। वो बेचैनी से उठने की कोशिश करने लगा था। शाल फ़ौरन इस हरकत से बाज रख गई। बस गोली बाजू छू के गुजर गई थी। कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो मैं ठीक हूँ। अशाश बशाश लहजा दिखा के वो खुद को लापरवाह जाहिर कर रही थी। समहान बगौर उसे देख रहा था। श्योर तुम ठीक हो? वो बेयकीनी से उसका हाथ थाम गया था। जब तुम मेरी ढाल बन के खड़े हो तो मुझे क्या हो सकता है? मुस्कुरा के उसके हाथ पे गिरफ्त बढ़ा गई थी। ऐसे थोड़ी ना ये हाथ थामा था। इतने दर्द, इतने असाब शिकन जंग के बाद भी एक दूसरे की सूरत देख के वो अपनी अपनी तकलीफ़ें भूल गए थे। अपना खून तो शायद मैं माफ़ भी कर दूं, लेकिन तुम पर चलने वाली गोली को कभी नहीं भूलूंगा। चौधरी जहांगीर का तस्वुर करते उसका चेहरा रंग बदल गया था। ये सब क्या है जहांगीर? आप अपनों पे गोली चला आए।
अफसोस तो इस बात का है दोनों ही बच गए, फुनकारता हुआ लहजा था। जहांगीर लौट आए थे और अब सब उनको घेरे बैठे हुए थे। उनके चेहरे पे नाकाबिले फ़हम तासुरात थे। डैड, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि समहान ने नरमीन की बजाय इशाल से निकाह कर लिया। जब आप मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं तो समहान और इशाल के लिए इतनी नफरत क्यों डैड? उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। जब मैं अपनी पसंद को अपना सकता हूँ तो वो दोनों क्यों नहीं? ईशान जहाँ सख्त ताज्जुब में था, ढूंढने से भी उनके चेहरे पर नदामत और अफसोस के रंग नहीं मिल रहे थे। तुम ईशान जहाँ हो, मेरे बेटे जहांगीर की औलाद हो तुम, तुम्हें हर हक हासिल है। नरमीन की शादी भी समहान से होनी थी, लेकिन ये इशाल बीच में आ गई तो कैसे छोड़ता दोनों को? मेरी बच्ची का नसीब इशाल के नसीब के साथ कैसे जुड़ सकता है? कैसे? चिंघाड़ते हुए आंखें सुर्ख होने लगी थी। आपने बिल्कुल ठीक किया डैड, मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। नरमीन ने सब सुनकर इत्मीनान का इजहार किया था। शट अप नरमीन, ईशान जहाँ का गुस्सा बरकरार था। यू शट अप, तुम तो बोलोगे ही, तुम्हें जो मिल गया सब कुछ, खाली हाथ तो मैं ही रही ना। मावरा को नफ़रत से देखती वो उसे जता गई थी। मावरा चोर सी हो गई थी। ईशान जहाँ लंबी सांस भर के रह गया था। जब मौका मिला मैं भी वही करूँगी जो डैड ने किया, शूट कर दूंगी दोनों को। नरमीन भड़क के चली गई थी। ये तो पागल है, आप तो अक्लमंद थे डैड। कांट बिलीव दिस कि ये आपका ही रूप है। आप वहाँ हमारी शादी की खबर देने गए थे और ये करा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कैसे सब कुछ ठीक होगा। कुछ ठीक करना भी नहीं है, तनतना के कहते वो उठकर चले गए थे। साहिबा मावरा को घूरती उनके पीछे चली गई थी। उफ, ये हो क्या रहा है? शान जहाँ सर थाम गया था। मावरा को साहिबा की नज़रों से खौफ आ रहा था। ताजान सभी बारी बारी उससे मिल के गए थे। उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और अब सब अलविदाई मुलाकात करके हवेली लौट रहे थे कि इतने सारे लोग हॉस्पिटल में नहीं रह सकते थे। इतनी बड़ी खुशी छुपाई मुझसे। ठीक हो जाओ फिर लड़ती हूँ वीरे। और उसने भी भाभी बनते ही नंद को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। वक्त रुखसत ज़रिश सामान से लड़ने के साथ इशाल को धमोका जुड़ना नहीं भूली थी। आराम से लगी हुई है उसे। मुस्कुराते हुए भी सामान को उसकी फ़िक्र सताने लगी थी। ओह हाँ, ज़रिश एहसास करके खुद ही इशाल को साथ लगा गई। ठीक हो जाओ दोनों, फिर लड़ती हूँ दोनों से। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि इशाल मेरी भाभी बने और कैसे चुपके चुपके सब कर लिया। मैं ही अनजान रही। ज़रिश की दुहाई पे इतनी तकलीफ़ में भी सामान अफंदी मुस्कुरा के उसे अपने साथ आने का इशारा कर गया था। अब चलो तुम बहन भाई का रूप देख के। उसे परे करके ज़रिश इशाल को अलग करके सामान के पास चली गई थी। वो मुस्कुरा दी। बस इसीलिए नहीं बता अपनी बहन को खबर थी। खुशी छुपाए नहीं छुपेगी उससे, ये तो है, लेकिन बताना तो था ना वीरे। समझ के भी गिला नहीं कम हो रहा था। मैं तो बताना चाह रहा था लेकिन इशाल ने ही कहा ना बताओ, सबको खबर कर देगी। मासूम बन के उसके सर डाल गया तो ज़रिश का मुँह हैरत से खुल के नज़रें इशाल का अहाता करके उसकी चालाकी पे वो मसनूई खफगी से घूर के ज़रिश के सामने नफ़ी में सर हिलाने लगी। इसे तो मैं नंद बन के आप ही निबट लूँगी। बस आप जल्दी ठीक होने की करें, फिर देख लेंगे मिल के इसे भी। ज़रिश शरारत समझ गई थी, लेकिन इतनी तकलीफ़ में होने के बाद भी उन दोनों के चेहरों की खुशी सबके इत्मीनान का बाइस बन रही थी। इशाल को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो हॉस्पिटल में रहना चाहती थी, लेकिन समहान समेत कोई भी इस हक़ में नहीं था। नाचार वो भी सबके साथ हवेली लौट रही थी। फरियाल कितनी ही देर उसे साथ लगाए रोती रही थी। मैं ज़िंदा हूँ मॉम, बोल्टा उन्हें दिलासा दे रहा था। तुम्हें ज़िंदा रहना है ताकि दुश्मन के सीने पे सांप लूटे तुम्हें ज़िंदा देख के। फरियाल जहांगीर का ख्याल करके तल्ख हो गई थी। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मारने वाले को सारी ज़िंदगी अपनी गोली के खाली जाने पे अफसोस रहेगा। बचाने वाला बहुत बड़ा है, वसूख से कह के उसने फरियाल के हाथ को थपकी दी थी। सब अलविदाई कलमात अदा करके चले गए थे। हॉस्पिटल में शाजी शमून उसके पास रुका था। तब उसके मुँह से बेसाख्ता निकला था, दाजान हवेली में है। और शमून ने उसके सवाल में छुपे मकसद को भांप लिया था। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी पर हम सब के ज़हनों में सवाल उठ रहे हैं। पहले ठीक हो जाओ, फिर मिलके इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। शाजी शमून उसका हौसला बढ़ा रहा था। वो आंख मूंद गया था। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जहांगीर चचा ने जितनी घटिया हरकत की इसकी उम्मीद तो शायद किसी को नहीं थी। मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, गिला है तो बस तुझसे। समहान आंखें खोलकर चौंक के उसे देखने लगा था। मुझसे गिला क्यों ब्रो? तूने मुझे भी काबिल भरोसा नहीं समझा। अगर मुझे बता देता तो मुमकिन है मैं कुछ प्लान कर लेता और ये सब ना होता जो हुआ। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। उससे दिली लगाव को वो भी जानता था, तभी उसके दिल गिरफ्तगी पर उसका हाथ थाम गया। गलती हो गई, माफ़ कर दो ब्रो। जा क्या याद करेगा? मान से उसका हाथ दबाया था। सबकी मोहब्बत साथ थी। एक फ़र्द ने मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन चौधरी अशमत की गैर मौजूदगी बहुत से सवालों को जन्म दे रही थी। जुमर्द बेगम ने भी उसे सोचने से मना किया था, लेकिन सोचने पर पाबंदी कब लग सकती थी? ये लड़की मावरा कौन है जहांगीर?
सहबा चौधरी जहांगीर के पीछे आई थी और आते ही सवाल जुड़ दिया था। क्यों? तुम्हें इस सवाल से क्या मतलब पेश आ गया? वो पलट के नागवारी से सवाल कर गए। साफ जाहिर था सवाल कुछ खास पसंद नहीं आया। मेरा जानना ज़रूरी है जहांगीर कि आखिर उस लड़की की माँ हवेली वालों के लिए काबिल नफरीन क्यों है? सहबा का सवाल जहांगीर को ठिठकने पर मजबूर कर गया था। किसने कहा तुमसे ये सब? वो आग बगोला हो गए थे। ईशान ने हवेली कॉल की थी, उन्हीं से खबर मिली। हवेली वालों को तो वो दांत भींच गए। बताइए मुझे जहांगीर, कौन है ये लड़की जिससे पहले आप और आपका बेटा बदला लेने चले थे और अब उसे ब्याह कर घर ले आए? ईशान तो चलो मोहब्बत में पड़ गया, लेकिन आप कैसे एक पांव पर खड़े हो गए इस शादी को करवाने के लिए? और मुझे लगता है नरमीन और समहान के अलावा इस गोली चलने में कहीं ना कहीं उस लड़की और उसकी माँ का भी हाथ है। आखिर कौन है ये लड़की? क्या रिश्ता है इसकी माँ का हवेली वालों से? सहबा की आवाज़ तेज़ हो गई थी। उसका एहसास इन्हें जहांगीर की घुरती नज़रों से बहुत अच्छी तरह हो गया था। अपनी हद में रहिए सहबा बेगम, जो बताना होगा मैं खुद बता दूंगा। आइंदा से मैं इस लहजे को बर्दाश्त नहीं करूंगा, वार्न करने वाले अंदाज से कह के वो वॉशरूम में बंद हो गए थे। सहबा खड़ी पेचो ताब खाती रह गई थी। समहान और इशाल के निकाह की हवेली में हर एक को खुशी हुई थी, लेकिन हर कोई अपने अपने तासुरात छुपाए चौधरी अशमत की खामोशी पे हैरान था। उन्होंने खुद को अपने हुजरे तक मकीद कर लिया था, खाने के लिए भी बाहर नहीं आ रहे थे। जुमर्द बेगम ने इस्तफसार की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी वापस पलट जाने को कहा गया था। इस गोशा नशीनी को कई दिन गुजर गए थे। हॉस्पिटल में समहान का ट्रीटमेंट जारी रहा और अब उसे डिस्चार्ज मिल गई थी। जहाँ सब उसके ज़िंदा सलामत लौट आने पर खुश थे, वहीं वो सबसे पहले चौधरी अशमत से मिलने का ख्वाह था। लेकिन सब ने समझाया कि वो इस वक्त किसी से बात करना नहीं चाहते। खाना तक हुजरे में खा रहे हैं, किसी को जाने और मिलने की इजाज़त नहीं है। चौधरी अशमत का ऐसा अंदाज़ और चौधरी जहांगीर की तरफ मुकम्मल खामोशी जाने किस बात की तरफ इशारा कर रही थी। ईशान जहाँ मुसलसल हवेली वालों से रब्ता करने की कोशिशों में थे, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। तुम लौट आए, यही हमारे लिए जीने की वजह है। कुछ मत सोचो। जब तुम्हारे लिए किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है तो तुम क्यों उन्हें सोच के अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो? चौधरी असफंद बाप थे। कहीं ना कहीं चौधरी अशमत की खामोशी उन्हें भी चुभ रही थी। फिरोज़ और बख्त भी उनके हम नवा बाप की खामोशी पर हैरान थे। जहांगीर की हरकत पे वो भी असफंद जितना गुस्सा रखते थे। आज सामान पे गोली चली थी, कल को उनकी औलाद पर भी गोली चल सकती थी। चौधरी जहांगीर तो बस एक खुद गर्ज बंदे का नाम था जो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। सब ने हमेशा उनकी हरकतों को नज़रअंदाज किया था। उनकी वजह से दर आने वाली मुश्किलात को अपने मुश्किलात समझकर दरगुजर किया था, लेकिन अब बस हो गई थी। जो बेहिसी की बाजी वो खेल गए थे, उसने उन सब का दिल ख़राब कर दिया था। जो शख्स सगी बेटी पर गोली चलाने से न चूका, वो उनका क्या होता? उसने चौधरी अशमत से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। जवाब में असफंद ने उसे कुछ भी सोचने से मना फरमाया था, लेकिन उसकी ज़िद को देखते वो बड़े भाइयों से सलाह मशवरा करने लगे थे। शाजी शमून भी बात करने का ख्वाह था। चौधरी जहांगीर जिस आसानी से सब करके निकल गए थे, उस पर उसे गुस्सा था कि वो और उनकी फैमिली चैन से ज़िंदगी बसर कर रही थी। फिरोज़ और बख्त की भी यही राय थी कि अब बात की जाए। सब इकट्ठा होकर चौधरी अशमत के हुजरे में चले आए थे। समहान को आने से रोक दिया गया था। पहले वो सब अपने तौर बात करने के ख्वाह थे। मुझे दाजान से मिलना है ब्रो। वो उठने की कोशिश करने लगा था, जिसमें उसे तकलीफ़ का सामना भी था। शाजिब शमू ने उसे उठने से रोका था। तुम आराम करो, मैं हूं ना तेरा मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ। भरोसा रख अपने ब्रो पे। जब तक तेरे मुजरिम को सज़ा नहीं मिल जाती तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चचा जान बड़े हैं हमारे, मैं उन्हें सज़ा दिलवाने के हक़ में नहीं हूँ। उन्हें अपनी गलती का एहसास ही हो जाए, यही बहुत है। इस हाल में भी वो मोहब्बत को फ़रोग़ देने वाला समहान ही था। मेरा दिल तेरे जितना बड़ा नहीं है। ये गोली मुझ पर चली होती तो शायद मैं भी यही कहता, लेकिन तुझ पर गोली चलाने वालों को माफ़ कर दूं, शायद इतना मेरा ज़र्फ़ नहीं। शाजी शमून सच्चाई से कहकर चला गया था और अब वो उनके दरमियान हुई बातचीत जानने का मुंतज़िर था। अस्सलाम वालेकुम। उन सब की आमद को हैरत से देखते चौधरी अशमत, जो नीम दराज किसी ख्याल में गुम थे, चौंक कर उठ बैठे थे। तुम सब एक साथ, खैरियत है? बेटों से होते उनकी नज़र शाजी शमून पर रुकी थी। आपकी गोशा नशीनी, मेरे बेटे बहू पर गोली चलाने वाले का इतनी आसानी से हवेली से निकल जाना, समहान के लौट आने पर उससे ना मिलना, इन सब के बाद बहुत ज़रूरी हो गया है बाबा जान कि हम आपसे आगे के लाहे अमल पर बात करें। चौधरी असफंद बड़े तहम्मुल से अपनी बात कह गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लहजा खफकी लिए हुए था। उनकी बात सुनकर चौधरी अशमत की बहुएं एक लम्हे को सुकड़ी थी। तो ये कहो ना, बेटे पे चलने वाली गोली का एहतसाब करने आए हो? एक तल्ख मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई थी। उन सबको कुछ अजीब लगा था। शाजिर चौंका था। असफंद कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त जज्बात में थे, इसलिए फ़िरोज़ ने हाथ उठाकर उन्हें बोलने से रोक दिया था।
एहतसाब तो होना ही चाहिए बाबा जान। जहांगीर ने जो कुछ किया इसमें हम अपने बच्चों को खो सकते थे। सम्मान और इशाल को कुछ हो जाता तो इससे जहांगीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कलेजा ठंडा होता, लेकिन उन्हें ज़िंदा जानकर वो अब भी ज़रूर तिलमिला रहा होगा। फिर से उन्हें नुकसान पहुँचाने की सोच सकता है। हम आज तक दुश्मनों का मुकाबला करते आए हैं। जहांगीर ना सही, हमने उसे अपना ही समझा। हमेशा तभी उसे यहाँ से निकल जाने का मौका मिला, वरना हम अपने बच्चों पे गोली चलाने वाले को कभी आसानी से जाने नहीं देते। चौधरी फिरोज़ की बात को चौधरी अशमत ने तहम्मुल से सुना था। उनकी बात को चौधरी बख्त ने आगे बढ़ाया था। असफंद और भाई फिरोज़ का कहना बजा है बाबा जान। जहांगीर इस बार हद से गुजर गया। अपनी मनमानी करके उसने हमेशा हवेली की रवायात को तोड़ा है। मुनज़्ज़ा की बेटी को बहू बनाते उसने हमें कानो कान खबर नहीं होने दी। रवायात तोड़ने वाला एक अकेला जहांगीर कहाँ है? हवेली में भी तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो उम्रा के बहाने बाला ही बाला बेटे का निकाह कर देते, हमसे पूछना भी गवारा नहीं करते। हम एक अकेले जहांगीर को कैसे मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएं? ना फरमान बेटों में तो हम खुद कफ़ील हैं। चौधरी अशमत की चुपती नज़रें चौधरी असफंद पर जमी हुई थी। लहजे की कड़वाहट साफ जाहिर थी। चौधरी असफंद सफाई का हक रखते थे और उन्होंने उसकी कोशिश भी की। उस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब हो गई थी बाबा जान। इशाल ने अल्लाह के घर ज़िद बांध ली थी, वहाँ जाकर वो नामुराद लौटती। शायद ये अल्लाह को भी पसंद नहीं आता। तभी सम्मान का अचानक वहाँ आना और सब कुछ हो जाना, इसे मैं अल्लाह की ही मर्ज़ी कहूँगा। हमारा कोई अमल दखल नहीं था। चौधरी हशमत गरजते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। कैसे अमल दखल नहीं था तुम लोगों का? एक प्लान के मुताबिक तुम इशाल को अपनी बीजान और फरियाल के साथ ले गए। पीछे पीछे सम्मान पहुँच गए और निकाह करवा के तुम कहते हो प्लान नहीं था। सख्त बरहमी से सवाल कर रहे थे। आप इसे सच मानना नहीं चाहते तो ना मानिए बाबा जान, लेकिन हकीकत यही है जो मैंने आप सबको गोश गुजार किया। चौधरी असफन तहम्मुल से उनकी गलतफहमी दूर करना चाह रहे थे। हमारी नाक के नीचे हवेली में दोनों ने मोहब्बत की पींगे बढ़ाई, ये जानते हुए भी कि इशाल की शादी रईस मियाँ से तय है और सम्मान के लिए हम जहांगीर को ज़बान दे चुके हैं। फिर भी दोनों ने अपनी सीखी। मरी क्वार्टी जाना ये सब एक प्लान था और हम एतबार के हाथों शिकस्त खा गए। कैसी शिकस्त बाबा जान? जब जहांगीर भाई अपने बच्चों के लिए ज़बरदस्ती कर सकते हैं, दुश्मन की बेटी को बहू बना सकते हैं, तो मैंने उनकी नज़रअंदाज हुई बच्ची को बहू बनाकर कौन सा गुनाह कर दिया? क्या उस बच्ची की महरूमी को भूल गए आप, जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ सो कॉल्ड इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जहांगीर साहब हैं? चौधरी असफंद को सख्त गिरा गुजरा था कि चौधरी हशमत जहांगीर के लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहे। बड़ा भाई है तुम्हारा, तमीज़ से बात करो। रईस मियाँ की तरफ अभी हमारी जितनी जग हंसाई होगी सोच है तुम्हारी। चौधरी अशमत आग बगोला होने लगे थे। असफंद मुझे बोलने दो। वक्त ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया तो वो लब भींच गए, वरना दर हकीकत उन्हें चौधरी अशमत की बातें तकलीफ़ पहुंचा रही थी। एक मिनट चचा जान, आपकी बात को काटने की गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी देर से चुप रह बैठे शादी शमून ने इनकसारी से कहा था। चौधरी बख्त ने सर हिलाकर अंदिया दे दिया था। चौधरी अशमत बहुएं तान के शाह को देखने लगे थे, जैसे कह रहे हों अच्छा तुम्हें भी बोलना है। शादी शमून का रुख उनकी तरफ हो गया था। दा जान, मैं हूँ या सम्मान, हमने आज तक हवेली की हर एक रवायत की पासदारी का अपनी जान से बढ़ के ख्याल रखा। मुझे अच्छी तरह याद है जब आपने इशाल से मेरा रिश्ता तय करना चाहा था, तब भी सम्मान ने खुद को छुपाए रखा। वो तो इशाल थी जिसने मुझसे आकर कहा कि वो मुझे भाई का दर्जा देती है और मेरा भी यही मौक़िफ़ था। तभी मैंने आपसे इस फैसले को बदलने की इस्तदा की थी। अगर सम्मान के दिल में आपकी नाफरमानी होती तो क्या वो उस वक्त खड़ा नहीं हो सकता था? वो नहीं खड़ा हुआ। उसने अपनी मोहब्बत से नज़र चुराकर आपके फ़ैसले पर लब्बैक कहा। मुझे भाई कहता है, अपने भाई तक को हवा नहीं लगने दी कि उसके अंदर कैसी उखाड़ पछाड़ चल रही थी। और जब अल्लाह के घर हाज़िरी पर वो दोनों एक हो गए तो इसमें भी अल्लाह की ही रज़ा होगी। चले मान लेते हैं आपसे पोशीदा रखकर गलती हुई, आप इसकी जो सज़ा दें इस पर शायद असफन चचा, चची जान या दी जान समेत सम्मान और इशाल को भी एतराज़ नहीं होगा। हम भी आपके फ़ैसले की तायद करेंगे, लेकिन लगे हाथों जहांगीर चचा का भी फ़ैसला सुना दीजिए। हमारे अपनों पर, हवेली पर गोली चलाने वाला कौन सी सज़ा का मुस्तहिक है? हम सब बस ये जानने के खातिर यहाँ आए हैं। बड़े ही मदलल अंदाज में अपना मतमाए नज़र पेश करने के बाद वो चौधरी अशमत को सवालिया नज़रों से देख रहा था। रही असफन चचा जान के तहफ़्फ़ुज़ात कि जहांगीर चचा फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो मैं उन्हें तसल्ली दे दूं। चचा जान, सम्मान पर चलने वाली गोली ऐसी ही है जैसे मुझ पर चली हो, और मैं दुश्मन को दूसरी बार भागने का मौका देने का कायल नहीं हूँ। हमेशा हुक्म पर सरताबी करने वाला उस वक्त किस कदर जारहाना मूड में नज़र आ रहा था। चौधरी अशमत के चेहरे पर जलाल छाने लगा। ठीक कहा तुमने, मुजरिम तो सभी हैं जिन्होंने शादी के दिनों में हमारी जग हसाई करवाने के इंतजामात करवा रखे हैं। चौधरी असफन बेचैनी से पहलू बदलते हैं। चौधरी हशमत शाह की तरफ देखते हैं।
रही तुम्हारी बात कि जहांगीर के मामले पर हम चुप हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं कि उसके साथ क्या करना चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि हवेली में फैसले करने वालों की तादाद बढ़ने लगी है। रिश्तों का मान, इज्जत व एहतराम ख़त्म होता नज़र आ रहा है हमें। वो शाजी शमून को सर्द नज़रों से देख रहे थे। जहांगीर को दुश्मन कहना और दूसरी बार माफ़ ना करने का कहना, ये दोनों बातें उन्हें बुरी तरह चुभ गई थी। जाओ तुम सब, हमें अकेला छोड़ दो, हम कुछ सोच लेंगे तो बता देंगे तुम सबको। अभी हम किसी से मिलना नहीं चाहते, तुम्हारी भी जान से भी नहीं, जिनकी वफादारी शौहर से ज़्यादा बेटे के साथ रही। कीना तो उस नज़रों से चौधरी असवंत को देखते वो रुख मोड़ गए थे। जाओ यहाँ से सब, तेज़ लहजे में कहकर वो उन्हें निकल जाने का कह रहे थे। चौधरी अशमत के रवैये से सबको ही हैरत के साथ धचका लगा था, और आज एक बार फिर जहांगीर की मोहब्बत को देखते उन्हें पहली बार उनकी नाइंसाफ़ी खुलने लगी थी। लेकिन इस वक्त मुनासिब यही था कि उनकी बात मानकर मज़ीद बदमज़गी से बचा जाता। सब उनके उजरे से अपनी अपनी सोचों में गुम निकल गए थे। शादी के बाद तो तुम तो बिल्कुल ही बदल गई, ना फ़ोन करती हो ना मिलने आती हो। बात क्या है, सब ठीक है ना? अनुषा की कॉल आई थी जिसमें वो मावरा से गिला कर रही थी। सब ठीक है, वो मुस्कुराकर उसे मुतमईन कर रही थी। क्या बताती कि किस मुश्किल में पड़ गई है। उसके कदम पड़ते ही घर में एक मनहूसियत सी तारी हो गई थी। चौधरी जहांगीर सारी मसरूफियत तर्क करके घर में मौजूद थे, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे। सहबा आते जाते उसे सख्त नज़रों से घूर रही थी, तो नरमीन का मुंह ही सीधा नहीं होता था। ईशान जहांगीर के रवैये और हवेली की टेंशन में पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ हर घड़ी मुनज़्ज़ा का ख़त उसकी आंखों के सामने फड़फड़ाता था, जिसमें ख़ास ताकीद थी कि वह जहांगीर तक पहुंचा दिया जाए। और मावरा यही सोचकर साकित हो जाती थी कि उस ख़त के बाद उसके साथ क्या सलूक रवा रखा जाएगा। वो आजकल उसी अधेड़बन में थी। कैसा रवैया सबका तुम्हारे साथ, सच्ची मुझे तो तुम्हारी फ़िक्र रहने लगी है। बहुत ख़तरनाक लोग लगते हैं मुझे ये ईशान वाले। अनुषा मुतफक्किर थी। मावरा याह्या के चेहरे पे एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई थी। हाँ, यही हमारा माशरती रवैया है कि जो जैसा दिखता है हम उसे उसी तरह देखने लगते हैं। जैसे ईशान जैसे लोग बज़ाहिर ख़तरनाक लगते हैं, तो हम समझते हैं वो अंदर से भी उतने ही ख़तरनाक होंगे। और जिन्हें हम मज़लूम और मासूम समझ के सारी उम्र उनके साथ गुजार देते हैं, तब कहीं जाके खबर होती है कि ख़तरनाक तो असल में वो लोग होते हैं जो बज़ाहिर मासूम नज़र आते हैं। ज़हन में मुनज़्ज़ा आ गई थी। एक बेटी से हटकर उसे मुनज़्ज़ा का किरदार बहुत अजीब लगा था। कितनी ही जानों का खून उन पे चढ़ गया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बज़ाहिर बेज़रर नज़र आने वाली उसकी माँ माजी में कहीं इतने दिलों से खेल गई, महज अपनी अना की तस्कीन के लिए। दूसरों को उजाड़ के बस तो वो भी नहीं सकी थी, और फिर मकाफ़ात अमल का हिस्सा बन गई। इस मकाफ़ात की चक्की ने बहुत बारीक पिसा था उन्हें। उनमें तो इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि जीते जी अपने गुनाह ही बख्शवा जाती। हवेली वालों से किसकी बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। कौन ख़तरनाक था जो बज़ाहिर मासूम बना रहा? अनुषा को सवाल खटक गया था। कोई नहीं, बस ऐसे ही कह रही थी। फ़ौरन सर झटक के उसका ध्यान भटकने लगी। ये बताओ यासिर भाई कैसे? ससुराल तो तुम्हें भी ख़तरनाक ही मिला है। वो मजाक उड़ाने लगी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ तो सब अच्छे, बस आपा की वजह से थोड़ी टेंशन हुई थी। अब तो वो भी चली गई, तो यासिर अम्मी और भाई का रवैया ठीक ही है मेरे साथ। भाई का सुन के मावरा का मुँह कड़वा हो गया था। अपने उस जेठ से बच के रहना। वो बोलने से ना चौंकी। अब अनुषा को उसी घर में रहना था, और ऐसे में ज़रूरी था कि वो उसे अंधेरे में न रखती। मवादा उसका ही कोई नुकसान हो जाता। क्या मतलब? अनुषा हैरान हुई। कुछ अम्मा की ख्वाहिश और इससे ज़्यादा तुम्हारे जेठ की मेहरबानी ने मुझे रातों रात ईशान से शादी करने पे मजबूर कर दिया। उन जैसे ख़तरनाक लोग ही तो हमारी ज़िंदगी का रुख मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। वो तल्ख हुई। क्या कहना चाह रही हो मावरा? खुल के कहो। अनुषा कुछ परेशान हुई। जब एक लावारिस लड़की के कमज़ोर दरवाजे के बाहर कोई भूखा भेड़िया सारी रात घराता रहे, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता रहे, तो वहाँ फ़ैसले रातों रात ही होते हैं मेरी बहन। और मैं इन सब के लिए एक तरह से उस भेड़िए की शुक्रगुजार भी हूँ। जो ना होता तो शायद मैं आम हालात में कभी ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकती थी। ओह मेरे अल्लाह, तो ये वजह थी तुम्हारे आनन फानन फ़ैसले की? तुम मुझे तो बताती। अनुषा शॉक्ड होने के साथ शर्मसार थी। क्या बताती तुम्हें? बल्कि मैं अच्छी तरह जान गई थी कि अम्मा क्यों मुझे भी तुम्हारी तरह कहीं पाबंद करना चाहती थी। उन्हें खबर थी हर दरवाजे के बाहर एक भेड़िया बैठा हुआ है। ईशान अम्मा की पसंद था, तो मुझे मानना ही पड़ी। ये सब तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ, कल को तुम अपनी हिफाजत कर सको। भेड़ियों को रिश्तों का तकद्दुस भी कहाँ याद रहता है। अनुषा के हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे। मेरी फ़िक्र ना करो, अम्मा ने मेरे लिए जो फ़ैसला किया था, मुझे उनके यकीन को सच होते देखने की उम्मीद है, और मुझे यकीन है ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। उसके यकीन पर अनुषा ने आमीन कहा था। साथ ही वो शर्मसार भी हो गई थी। आई एम सॉरी मावरा। अरे सॉरी किस बात की? तुम्हारे घर आकर ही तो मुझ पे आगे की मंजिल का रास्ता खुला, वरना जाने कब तक बेवकूफ़ी करती रहती। अनुषा को वो अंदर से बड़ी आसूदा लगी थी।
पता नहीं क्या स्टोरी चल रही है और इसका क्या इख्तिताम होने वाला है, लेकिन खैर नावल बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ते हुए और यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा इस नावल को सुनते हुए। तो अपना फ़ीडबैक तो आप लोगों ने देना नहीं भूलना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आजकल मैं सोच रही हूँ आज हफ़्ता है तो कल तक मतलब मेरा है दिल कि मैं नॉवेल्स फॉरएवर के लिए कोई लॉन्ग नावल रिकॉर्ड करूं। लॉन्ग नावल रिकॉर्ड करने से मतलब कि एक ही दिन में मतलब कोई रिकॉर्डिंग करूं उसकी एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा सारी, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को देती रहूं वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे गैप आ जाता है रिकॉर्डिंग करते हुए, तो फिर आगे मैंने बिज़ी भी हो जाना है। तो मुझे है कि कुछ नावल्स आप लोगों को मिल ही जाएँ इस महीने। तो इस महीने के लिए मैं थोड़ा कोटा तैयार करती हूँ आप लोगों के लिए और उम्मीद है कि ये अब नावल मैं ख़त्म करके ही उठूँगी। मतलब इस नावल को आज या कल में मैं अपनी तरफ से ख़त्म कर दूँगी। आप लोगों को डेली बेसिस पर 2-2 एपिसोड्स मिलती रहेंगी, तो आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। वैसे भी ये मेरा ख़्याल है अब आखिरी ही चल रहा है, इतने पेजेस हो गए, 1000 से ज़्यादा तो पेजेस हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नावल पढ़ लिया है हमने और अभी 50वीं एपिसोड हमने इसकी अगली रिकॉर्ड करनी है। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा आप लोग ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।